हर एक मतदाता के ऊपर प्रेशर है, तरह तरह की धमकियां हैं, प्रेशर है, सब प्रेशर में वोटिंग कर रहे हैं, कोई अपनी अंतरात्मा से वोटिंग नहीं कर रहे हैं। उसके अनुसार सेंधमारी पर नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस वक्त हम पूर्णिया जिले के कुछ सीनियर पत्रकार लोगों के पास हैं और बताएंगे पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट को लेकर के जो उपचुनाव हुआ है उसमें चुनावी समीकरण क्या था, वोटरों का क्या समीकरण था, क्या लग रहा है, अनुमान क्या है कि कौन इस सीट पर विजयी हो सकता है। हमारे साथ रमाकांत सिंह जी हैं, पूर्णिया जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बताएंगे इस चुनाव के बारे में। असल में जो उपचुनाव हुआ है रुपौली में, तो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अभी बनी उसके अनुसार सेंधमारी पर जिस कैंडिडेट ने जिस दूसरे वोटर को क्योंकि यहाँ का सारा सिस्टम जो है इज्म पर है, वर्ग पर है, जात पर है, धर्म पर है, वो तो उसमें जितना जो सेंधमारी कर लेगा उसी की विजय होगी। तो इसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी है, तो उसके बारे में सुना जाता है, बहुतों लोगों से बात हुई, बहुत सा समीक्षा हुआ कि सभी जाति वर्गों में उनकी पेठ है और चूंकि उन्होंने गत कई वर्षों से 1-2 दशक से लोगों की सेवा की है, तो उसका प्रतिफल के रूप में उनके समर्थकों की संख्या ज़्यादा पता चल रहा है। अब आगे ऊँट किस करवट बैठेगा तो चुनाव परिणाम 2 दिन के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे उपचुनाव में मोटा मोटी 3 सशक्त कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, जिसमें वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी पॉलिटिकल स्थिति वहाँ जो बनी है, जो वहाँ लोगों से बात हुई, विभिन्न जाति वर्ग समुदाय से जो बात हुई है, तो सब में जो अधिक मतदाताओं का रुझान देखे एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में है। चूँकि उन्होंने उन लोगों का कहना था कि उन्होंने हर दुख सुख में जब भी खोजे हैं, आया है, दुख में, विपत्ति में, बीमारी में, तो उसके प्रति रुझान देखा गया है। और हकीकत में अब रिजल्ट किस ओर होता है ये तो समय बताएगा। एक चीज और जानना था, जैसे कि आज एक पब्लिक और पुलिस के बीच झड़प का मामला सामने आया है, हाँ, जिसमें पुलिस के साथ भी मारपीट का मामला सामने आया है, या ये चीज अब हो रहा है या पहले भी होता था? पहले में किस तरह का चुनाव होता था, पहले किस तरह का झड़प होता था और वर्तमान में किस तरह का चुनाव होता है? वर्तमान में चुनाव का जो परंपरा है, जो था हम लोग का सनातन, वो परंपरा अब नहीं है। अब वर्तमान पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है चेंज कर गया है। चूँकि जितने भी नेता आए, जितने भी वर्ग के जितने प्रतिनिधि चुने गए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसने कभी आज तक अपने एमएलए के लिए क्षेत्र में काम करने का व्हिप जारी नहीं किया कि कम से कम लोगों को अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी हो। जबकि जो राजनीतिक सिस्टम इंडिया में है क्वासी फेडरल, ये दुनिया में कहीं नहीं। अमेरिका में है तो फेडरल है, इंग्लैंड में है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इंग्लैंड में कोई रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ जो है जो पूर्व निर्णय होता है, जो कन्वेंशन से होता है, वही वहाँ का जो कोर्ट का निर्णय होता है, वही संविधान माना जाता है। लेकिन यहाँ एक क्वासी फेडरल जो एक पॉलिटिकल कोलिबरेशन किया है, अभी तक सफल नहीं हुआ। दूसरी बात है कि यहाँ पर जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने भी आपराधिक मामले हैं, उसका एक फैसला होता है, उसका रिव्यू नहीं होता है। जो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, चाहे विकास का भी जितना भी काम आज तक हुआ है, विकास के कामों का भी समीक्षा नहीं की गई। जबकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल में हमारी न्यायपालिका को एक जुडिशियल रिव्यू का एक फंडा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर डेलीगेट किया गया, उसका आज तक उपयोग नहीं हो पाया है। इसीलिए कोई जितने भी नेता है, आज तक का यही है कि एक ही आधार बचा है कि इज्म करो, वर्ग करो या जो भी करो, किसी भी एनी हाउ जो चुनाव जीतने के लिए लोग तरह तरह के स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसी पर करते हैं। और सबसे बात है कि जब प्लेटो ने कहा था कि प्रजातंत्र की सफलता की पहली शर्त हो वहाँ की जनता शिक्षित हो, तो यहाँ के जनता को शिक्षित करने का सार्थक प्रयास नहीं किया गया। उनको अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानना मुख्य रूप से ये था कि अभी के वर्तमान में जिस तरह चुनाव हो रहा है, पब्लिक और पुलिस के बीच में झड़प हो जाता है और पब्लिक किस बहुत प्रकार का आरोप पुलिस पे लगाती है,
पहले किस तरह का चुनाव हुआ करता था, पहले किस तरह बूथ बूथ पे चुनाव हुआ करता था, इस तरह का मामला पहले भी आता, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले? जब देश आजाद नहीं था तो यहाँ नेगेटिव गवर्नमेंट थे, हम लोग गुलाम थे। और जितना पुलिस एक्ट है 1868-69 में, जो अंग्रेज काल में गुलामी के दिनों का जितना आईपीसी सीआरपीसी बना था, उसी पटरी पर अभी की कानूनी गाड़ी चल रही है। इधर 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया है कि दिस इज टाइम ऑफ जस्टिस नॉट फॉर पनिशमेंट। तो अभी जानना ये था कि 10 वर्ष पहले इस तरह का झड़प सामने आता था बूथ पर? नहीं आता था, इसलिए नहीं रुपौली आता, विधानसभा सीट में नहीं आता था कि चूंकि इस बार पहले शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ करता था। इस बार कसमकस है। और जितने भी मतलब स्ट्रीम लाइनर पॉलिटिकल जो सुप्रीमो है, उन्होंने कैंप किया और वो अपने अपने तरीके से किसी को जाति में बांध के, किसी को वर्ग में बांध के, किसी को क्षेत्र में रुझाने का प्रयास तो हुआ। आपके अनुसार इस तरह की झड़प पहली बार हुई है रुपौली विधानसभा सीट को लेकर? लगभग पहले बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आता था, तो ये बात को क्यों छिपा रहे हैं? हाँ, पहले बूथ कैप्चरिंग की का मामला आता था, जिसकी लाठी माइटी राइट वाली बात थी। कितने वर्ष पहले इस तरह का होता था? हमको लगता है एक दो दशक पहले तक, 2 दशक मोटा मोटी पहले तक खूब चलता था। जब से उस समय कौन विधायक बनता था? उस समय बनते थे वहाँ पर एक शालिग्राम सिंह तोमर बने थे, दिनेश सिंह बनते थे वहाँ से कांग्रेस के, और जनता पार्टी से शालिग्राम सिंह तोमर। उस समय का कुछ सिचुएशन अलग था। और उसके बाद से ये बूथ कैप्चरिंग का की जो परंपरा है वो बढ़ी है, क्योंकि ऐसे लोग पॉलिटिकल वर्चस्व बढ़ी है या घटी है? जब से ईवीएम आया है तब से बूथ कैप्चरिंग कम हुआ है। उससे पहले जो बैलेट था तब तक ज्यादा था। लेकिन हमको लगता है कि रुपौली से जो शालिग्राम सिंह तोमर वगैरह का जब चुनाव हुआ था, उस समय तक ऐसी बातें नहीं थी, और दिनेश सिंह के समय में भी ऐसी बातें नहीं थी। लोग अपनी मर्जी से देते थे, ये प्रेशर नहीं होता था। अब हर एक मतदाता के ऊपर प्रेशर है, तरह तरह की धमकियां हैं, प्रेशर है, सब प्रेशर में वोटिंग कर रहे हैं, कोई अपनी अंतरात्मा से वोटिंग नहीं कर रहे हैं। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट को लेकर के उपचुनाव हुआ है, क्या माहौल है, क्या नतीजा आ सकता है सामने? रुपौली विधानसभा में मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी मैदान में है, सत्ताधारी जदयू, और इसे एनडीए प्रत्याशी कहा जाए, और महागठबंधन राजद से बीमा भारती है, और हाल ही में लोजपा एनडीए संगठन के ही घटक लोजपा से त्यागपत्र दे करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शंकर सिंह मुकाबले में है। और जो खबर छन के आ रही है उससे लग रहा है कि शंकर सिंह का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि राजद के माय समीकरण वहां बिखर चुका है। एम घिसक गया है और वाय अपने जगह पर भी कायम है। एम जो है घिसक के शंकर सिंह के तरफ जाने की खबर आ रही है। इस ढंग से जो है वहाँ जो है सारा समीकरण जो है, जिस पर लोग चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी लड़े थे, वो समीकरण वहाँ पर जो है बिखरा हुआ नजर आ रहा है। शंकर सिंह जो है विगत कई वर्षों से जो है क्षेत्र में जो है सभी का दुख दर्द समस्याओं में खड़ा रहा, इसका उसे लाभ मिलता नजर आ रहा है, और हर जाति वर्ग में उनका पॉइंट है। दूसरी ओर जदयू प्रत्याशी जो है कलाधर मंडल जी, वह शिक्षक थे और शिक्षा पेशा से जुड़े हुए हैं। राजनीति में उनका यह पहला बार विधानसभा चुनाव है और नया कदम है, इसीलिए क्षेत्र में कलाधर मंडल जी को पूर्णतः से आम जनता जो है पहचान नहीं पा रही है और न ही उसको जान पा रहे हैं। इसका भी जो है जदयू प्रत्याशी को नुकसान हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और अब तो चुनाव आज हो ही चुका है, अब देखना होगा जो 13 तारीख के मतगणना में क्या होता है, और चुनाव में कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, कि लोग तो गोपनीय मत दिए हैं, और मत बाहर में लोग कुछ बोलते हैं और अंदर में कुछ, इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कसम तीनों प्रत्याशी में है।